Hello everyone, welcome to 12th Commerce OC lecture. We are going to start with chapter number 1 today. So let us directly move to the index part, and our first chapter is Principles of Management. Principles of Management. So friends, these first two chapters are very much important with the board point of view, where it contains more than 30% of the marks from this whole 8 chapters. So अगर ये 2 चैप्टर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो ये 30 मार्क्स कवर करेगा अप्रोक्सीमेट. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले ईयर्स में भी इसकी चर्चा कहीं ना कहीं होती रहेगी. तो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कीजिए या फिर आप प्रोफेशनल एग्जाम में पार्टिसिपेट कीजिए या आप प्लेन बीकॉम कीजिए, ये चैप्टर्स आपको वहां पर जरूर मिलेंगे. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन से. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट मैनेजमेंट इज एवरीवेयर इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन and even in social life management is required. रियलिटी है, मैनेजमेंट हर जगह पर लगता है, चाहे वो बिजनेस हो या बिजनेस ना हो, आपकी सोशल लाइफ क्यों ना हो, हर जगह पर आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ गोल. जो गोल आपको लाइफ में अचीव करना है, अपने बिजनेस में अचीव करना है, अपने फैमिली में अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. दैट मीन्स अगर आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आपका गोल अचीव होना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है. मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन, मटेरियल एंड मनी. सो मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स, मतलब बिजनेस का जो सोर्स है, जैसे मशीन चाहिए, मटेरियल चाहिए, मनी चाहिए, उसी तरीके से बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. सो इट्स अ सोर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल अदर सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वन नीड्स टू नो अबाउट दी मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट में जितने भी सोर्सेस अवेलेबल हैं उनके बीच में हमें जब कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है, तालमेल बिठाना है, ऐसे केस में मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है. देयरफॉर इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज ग्रोइंग रैपिडली. तो आज की तारीख में जहां पर जायंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रहे हैं, थिंग्स आर चेंजिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड. आज रिटेलर को भी आप देखेंगे ना तो अपने छोटे से बिजनेस मॉडल को भी वो टिप टॉप रखता है. जैसे आप देखते हैं डीमार्ट में एक ऑर्गेनाइज तरीके से गुड्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है और आप परचेस करते हैं और उसका बिलिंग होता है, कितना सिस्टमैटिक ढंग से होता है. तो आजकल के रिटेलर धीरे धीरे इसको अडॉप्ट कर रहे हैं. अपने छोटे से शॉप में वो कहीं ना कहीं बिलिंग सिस्टम रख रहे हैं और एक ऐसा एरिया डेवलप करते हैं कि कस्टमर अपने प्रोडक्ट को खुद जाकर सिलेक्ट कर सके. तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? थ्रू मैनेजमेंट. तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर एक व्यक्ति जानता है कि आप कौन से भी लेवल का बिजनेस करें, लेकिन अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं तो आपका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए. इसलिए मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बढ़ा है. Various management thinkers have introduced different management theories as per their field observation and systematic studies. तो बहुत सारे जो मैनेजमेंट थिंकर्स हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरी डेवलप की मैनेजमेंट से रिलेटेड. There are various principles, theories and techniques of management which gives result in some direction.
तो ऐसे बहुत सारे थियरीज मिलेंगे, प्रिंसिपल्स मिलेंगे, टेक्निक्स मिलेंगी, जिसके थ्रू हमें नए नए रिजल्ट्स मिलते हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है, बट इट्स यूज इज वराइंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि ये एक सोशल टर्म है, दैट्स व्हाई इट्स डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन। तो इसके अलावा ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि आप जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, आप जो थियरी यूज कर रहे हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन किस हद तक कामयाब हो पाएगा और किस हद तक हमें उसमें से पॉजिटिव रिजल्ट मिल पाएगा। सो अल्टीमेटली मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टुवर्ड्स अचीविंग गोल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। In brief, management sets the strategic goals in accordance with the vision mission of the organization. ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन मिशन स्टेटमेंट होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है अल्टीमेटली, उसको पाने के लिए मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजी बनाता है। क्या बनाता है? स्ट्रेटेजिक गोल, एंड मेक्स डिसीजन ऑन हाउ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट। तो यहां पर डिसीजन लिए जाते हैं कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ऑपरेट करेगा। मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूड्स एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या आ जाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का नाम लेते हैं तो हमको क्या क्या ध्यान में आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसके अंदर क्या होते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं। इट हार्मोनाइजेस ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेस के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, कोऑर्डिनेटिंग हो, कंट्रोलिंग हो, ये सब के सब फंक्शंस को वो हार्मोनाइज करता है। हार्मोनाइज करने का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना, तालमेल बिठाना, विच आर टर्म्ड एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग या रिपोर्टिंग हो, बजटिंग हो, ये सबको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बीच में तालमेल बिठाने का काम ही क्या होता है? मैनेजमेंट। सो इस तरीके से हमने मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। हमने देखा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटा हो, बड़ा हो, या वो नॉन बिजनेस क्यों ना हो, सोशल लाइफ क्यों ना हो, हर जगह मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। क्यों? क्योंकि सक्सेस के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। और मैनेजमेंट एग्जैक्टली करता क्या है? जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उनके बीच में प्रॉपर तालमेल बिठाना, यही क्या होता है? मैनेजमेंट। सो आइए देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द सेम। व्हाइल अचीविंग गोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी व्यक्ति का गोल हमें अचीव करना है व्यक्तिगत रूप से, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू यूज डिफरेंट सिस्टम और टेक्निक्स। तो हमेशा आपको अलग अलग तरीके से ट्राई करना होगा कि कौन कौन से ऐसे डायरेक्शंस हैं, वेज हैं, मीन्स हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं। सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, और ऐसे कुछ टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल ग्लोबल लेवल पे होता है, यूनिवर्सली होता है, मतलब सब जगह पर होता है। हेंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। तो ऐसे टेक्निक्स जो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब उसको अगर आप यूज करते हो तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे यूनिवर्सल टेक्निक्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स। इट प्रोवाइड गाइडलाइन टू मैनेजर टू कंडक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी ऑन स्पेसिफिक बेसिस। तो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को टू कंडक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसी कैसी एक्टिविटीज स्पेसिफिक बेस पे रन करे। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक इफेक्टिव डिसीजन
और अगर मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो उसे इफेक्टिव डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी, एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और इससे वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव कर सकता है। तो जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हमें किसे याद रखना है? टेक्निक्स विच आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। टेक्निक्स विच आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली आर नोन एज प्रिंसिपल्स। उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स। सो प्रिंसिपल को यहां पर हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल is defined as fundamental truth or proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning। क्या मतलब हो गया इसका? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ट्रूथ, मतलब बेसिक ट्रूथ है, बिना इसके किए आप एक्सीलेंस को नहीं पा सकते, सक्सेस को नहीं पा सकते। इसको दूसरी तरीके से बताएं कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा, आपको स्पेशलाइजेशन जल्दी मिलेगा। और द प्रिपोजिशन दैट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। तो ये एक प्रपोजिशन है जो बेस क्रिएट करता है सिस्टम ऑफ बिलीफ का या आपके बिहेवियर का, और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग के चेन का। तो अल्टीमेटली for our clear understanding, what is a principle? Techniques that are accepted universally, जिसको सभी ने एक्सेप्ट किया है, ऐसी टेक्निक्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। In simple words, techniques or system which give one directional results are called as principle। मतलब ऐसे टेक्निक्स और ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलता हो, जो आपने एक्सपेक्ट किया हो वैसा रिजल्ट मिलता हो, वन डायरेक्शनल रिजल्ट, उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल्स। दिस प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ना, सब जगह एप्लीकेबल होंगे। हाँ, इसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बट एप्लीकेबल सब जगह पर है। ड्यू टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, मैनेजर्स नीड नॉट टू वर्क ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। इसमें नीड नॉट हैव टू आएगा, ठीक है? नीड नॉट हैव टू, यहां पर एक वर्ड आ जाएगा हैव। तो यहां पर मैनेजर को श्योर शॉर्ट कंफर्मेशन रहता है कि ये प्रिंसिपल यूज करूंगा तो मेरा काम होगा। फिर वो ट्रायल एंड एरर मेथड में नहीं जाता है कि चलो मैं करके देखता हूं कि मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एप्लीकेबल प्रिंसिपल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, in cricket or in any other game, total play is designed and divided between the players according to their qualities and capabilities। सही बात है ना? आप कोई भी गेम खेलो, हॉकी होने दो, फुटबॉल होने दो, क्रिकेट होने दो, तो जो पूरा का पूरा गेम है, उस गेम में रोल प्ले डिसाइड कर लिया जाता है। सपोज फुटबॉल है तो बॉल को लेकर के रन कौन करेगा? ज्यादातर केसेस में पास किस व्यक्ति को करना है, किसको गोल करने बहुत अच्छे से आता है, उसको दिया जाएगा, उसकी क्वालिटी चेक की जाएगी, कब कैपेबिलिटी चेक की जाएगी। क्रिकेट की बात कर लीजिए, बॉलिंग कौन अच्छा करेगा, कब करेगा, स्टार्टिंग में किसको दें, लास्ट में किसको दें, इसका डिसीजन पहले से लेना पड़ता है कि नहीं? तो ये पहले से टोटल प्ले को क्या करना पड़ता है? डिजाइन करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है प्लेयर्स के बीच में, डिपेंड अपॉन देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। In terms of management, it is called as division of work। तो मैनेजमेंट के टर्म में इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, डिवीजन ऑफ वर्क। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है?
मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्रेम टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस। क्यों बनाए गए? ताकि लोगों को गाइड कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के बिहेवियर को हम मोल्ड कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, चेंज कर सके, इसके लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए गए। These principles insist on improving efficiency of organizational resources in terms of profit। तो क्या बता दिया? ये प्रिंसिपल की वजह से these principles insist on, किस पे इंसिस्ट करते हैं? Improving efficiency of organizational resources। जो रिसोर्सेस, जो मीन्स हम यूज कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में, प्रॉफिट को बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं, इंसिस्ट करते हैं। This principle also focus on the best coordination between superior subordinates and all the members of the organization। तो इस प्रिंसिपल की वजह से सबके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आता है। तो क्या नेचर है? नंबर 1, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अभी अभी हमने बात की मीनिंग और डेफिनेशन के दौरान कि जो प्रिंसिपल होता है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट are universal in nature। Principle of management are universal in nature। That means they can be applied to all types of organization। सब जगह अप्लाई किया जा सकते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है ना? Their results may vary and applications may modified, but these are suitable for all kinds of organization। इसका जो रिजल्ट है वो अलग अलग मिल सकता है। सपोज 2 पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने सेम प्रिंसिपल यूज किया, ठीक है ना? उन्होंने सेम प्रिंसिपल यूज किया, तो 2 पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम यहां पर लेते हैं। इन्होंने भी प्रिंसिपल यूज किया, सपोज प्रिंसिपल नंबर ए, इन्होंने भी यूज किया प्रिंसिपल नंबर ए। अभी ऑर्गेनाइजेशन एक्स और ऑर्गेनाइजेशन वाई, इनका जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा बहुत चेंज मिल सकता है ना? 19-20 का फर्क हो सकता है, बट रिजल्ट जरूर देगा। सेम का मतलब, सपोज हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसको 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ तो इसको भी 100 रुपीज प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। बात यह है कि प्रॉफिट होगा 19-20 हो सकता है, इसको सपोज 89 हुआ और इसको 100 हुआ, ऐसा हो सकता है, बट प्रॉफिट जरूर होगा। ठीक है? सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब हो गया? आपको पता है ना, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक पिरामिड स्ट्रक्चर में हमने सीखा हुआ है, जिसमें 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 कौन सा होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेवल 2 कौन सा होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और लेवल 3 कौन सा होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट, है ना? तो चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। सर टॉप लेवल में कौन कौन आता है? जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, की मैनेजरल पर्सनल, सेक्रेटरी, ये सब आ जाते हैं। मिडिल लेवल में कौन आता है? जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं ना, मैनेजर्स होते हैं, वो आ जाते हैं। लोअर लेवल में कौन आ जाता है? सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स, ये लोग आ जाते हैं। तो आप सब जगह पर इसको अप्लाई कर सकते हो, हर एक लेवल पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लीकेबल है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ठीक है? पॉइंट नंबर 2, जनरल गाइडलाइन। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये सब जगह एप्लीकेबल है, मतलब ये एक टाइप से जनरल गाइडलाइन है, कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। स्पेसिफिक होता है मतलब यही ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकता है, बट यहां पर ऐसा नहीं है, ये सब फॉलो कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जनरल गाइडलाइन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइजली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी
पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन को टैकल करने के लिए ये क्या है, जनरल गाइडलाइन है। दे आर नॉट रिजिड, ये स्ट्रिक्ट नहीं है, रिजिड नहीं है कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आप उसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, आपके ऊपर है। दे आर नॉट रिजिड। Which management principles are to be applied depend upon the situation। तो कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल आप अप्लाई करें, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है और नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम अप्लाई करें, कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम अप्लाई करें। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, सिचुएशन क्या है और नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन, है ना, ये भी एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपने जो एम्प्लॉय को रखा है उसको आपको फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब जितना समय वो काम करता है उसके हिसाब से प्रॉपर आप उसको वेजेस या सैलरी पे करो, ना कम ना ज्यादा। Then the term fair can vary as per the nature, size and financial condition of the organization। तो ये जो फेयर है, फेयर का मतलब क्या होता है, वो तो डिपेंड करता है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल एक वड़ा पाव का छोटा सा स्टॉल है और दूसरा है जंबो किंग, दोनों ही वड़ा पाव बेच रहे हैं, तो जो छोटा सा स्टॉल है वो अपने हैसियत के हिसाब से अपने वर्कर को पेमेंट देगा, और जो जंबो किंग है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से अपने वर्कर को पेमेंट देगा, हाँ या ना। तो दोनों का फेयर वेजेस सेम नहीं हो सकता, बट फेयर हो सकता है ना, कि उनके सिचुएशन, उनका नेचर, उनके साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से आपको फेयर वेजेस पे करना चाहिए। गेटिंग इट एवरीवन? जनरल गाइडलाइंस। पॉइंट नंबर 3, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये प्रिंसिपल बने कैसे और कैसे ये अभी सभी लोग यूज कर रहे हैं? तो भाई किसी ने इसका ट्रायल एंड एरर किया होगा ना, किसी ने बार बार ट्राई करके देखा होगा कि क्या ये पर्टिकुलर टेक्निक हर जगह पे काम आती है। तो बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे कि हाँ ये सब जगह पे काम कर रही है, तब इसे क्या कहा गया, प्रिंसिपल। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रेजुअली विथ थरो रिसर्च वर्क, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। तो इनको डेवलप करने के पहले सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, थरो रिसर्च किया गया, तो जाकर के ये प्रिंसिपल हमें यहां देखने को मिल रहे हैं। द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड एज अ प्रिंसिपल आफ्टर इट्स प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका जो रिजल्ट है वो देखने के बाद ये प्रिंसिपल डेवलप हुआ है कि यस, इसका इस्तेमाल करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है। नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जैसा कि हमने बात किया, ये रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब करना ही पड़ेगा, ऐसे ही जाना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपनी तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, जैसे रबर होता है ना फ्लेक्सिबल, आप उसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसको आप मोल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लचीला, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीला, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इट मींस दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन चेंज होगा तो आप उसे बदल सकते हैं। मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल व्हाइल इंप्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर्स फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। द बिजनेस सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि बिजनेस सिचुएशन हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड एंड कैन बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। तो उस समय की क्या रिक्वायरमेंट है, सिचुएशन क्या कहता है,
उसके हिसाब से हमको इस प्रिंसिपल को क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। सो इट ऑल डिपेंड अपॉन सिचुएशन, सिचुएशन जैसा डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंगली हमें इन प्रिंसिपल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। नंबर 5, बिहेवियरल इन नेचर, बिहेवियरल इन नेचर। तो हम बात करें, मैनेजमेंट एक आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ये एक आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है, ये पूरे ग्रुप की एक्टिविटी है। किसकी एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी। हाँ, अगर आप कोई छोटा मोटा, सपोज आप कोई बर्थडे पार्टी इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं, तो आप अकेले भले मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सपोज उसमें 100-200 मेहमान आने वाले हैं, उन सबका अरेंजमेंट करना है, तो क्या आप सिंगल हैंडेड सब मैनेज कर सकते हो? आंसर इज नो, आपको पूरे ग्रुप का हेल्प लेना पड़ेगा, है कि नहीं? सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट aims at achieving certain goals through a group of human being। तो ह्यूमन बीइंग के थ्रू आप कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव करना चाहते हो, ये मैनेजमेंट का एम है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि वो ह्यूमन बीइंग को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। क्योंकि ह्यूमन बीइंग कैसा है, ह्यूमन तो सब्जेक्टिव टर्म है ना, वो कब क्या कैसे बिहेव करेगा यू डोंट नो। आज जो एम्प्लॉय आपके पास आया है, उसके घर पे उसको क्या परेशानी है, क्या फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा, आप किस तरीके से उसको बात करें, पता नहीं उसका वो रिएक्शन क्या देगा, यू डोंट नो, है कि नहीं? आपको पता चलेगा नहीं। तो ऐसे केस में मैनेजमेंट प्रिंसिपल इस तरीके से डिजाइन किए गए ताकि ह्यूमन बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस कर सको, आप वैसा बिहेवियर एक्सेप्ट करो कि जैसा आप चाहते हो, हाँ या ना? आप अगर इसको उस एक्टिविटी में इंप्लीमेंट करते हो तो जैसा बिहेवियर आपको चाहिए ना, वैसा एम्प्लॉय बिहेव करने लगेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो गया आपके प्रिंसिपल के थ्रू। दीज प्रिंसिपल्स कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये प्रिंसिपल एक ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उन्हें डायरेक्ट करते हैं, दिशा निर्देशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। तो बहुत ही हेल्पफुल हो गया। हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि हम जैसा कहें वैसा लोग बिहेव करें, तो ये प्रिंसिपल ही उसमें आपकी मदद करता है। पॉइंट नंबर 6 इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, व्हाट डज इट मीन? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जिसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। दे आर द बेस, दे डिटरमाइन द कॉज एंड रीजन फॉर द पर्टिकुलर इफेक्ट। तो ये यहां पर डिटरमाइन करते हैं कि कॉज और रीजन क्या है किसी पर्टिकुलर एक्शन का, इफेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर्स और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट इंक्रीजेस द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम इफेक्ट की बात करें कि कोई वर्कर जो है उसका आउटपुट, उसकी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज की जा सकती है, तो उसका कॉज हो सकता है गुड वेजेस और इंसेंटिव। आप उसको इंसेंटिव दीजिए, इंसेंटिव का मतलब कमीशन, एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा पेमेंट कुछ कीजिए, खुद ब खुद आपका वर्कर एफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफिशिएंट। दूसरा, अगर आपको प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना है, ये क्या है? इफेक्ट है। तो बढ़ाने के लिए क्या कॉज हो सकता है? आप एडवर्टीजमेंट को इंक्रीज कर दो, एडवर्टीजमेंट बढ़ेगा तो सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो मैनेजमेंट यहां पर क्या देखता है? यहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखता है। क्या देखता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और उसके अकॉर्डिंगली ये प्रिंसिपल वर्क करता है। ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंस। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी को फॉलो करें, बाकी सबको फॉलो ना करें तो चलेगा, नहीं। ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। All principles of management are equal importance. Those are to be practiced simultaneously.
तो सबका सब प्रिंसिपल ना साथ में आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द बेस्ट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्री डिफाइंड गोल। तो ऐसा नहीं कि कुछ प्रिंसिपल को आपने अभी अप्लाई किया, कुछ प्रिंसिपल को आप थोड़े टाइम के बाद अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं, सबको साइमल्टेनियसली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इफ any specific principle is focused more and others are not followed with the same focus, then it affect the working of the organization। अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को आपने ज्यादा फॉलो किया, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, बाकी के ऊपर कम ध्यान दिया, तो वो इफेक्ट नहीं मिल पाएगा जैसा हमें मिलना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस। तो ये एक समाजशास्त्र का सिद्धांत है, ये सोशल साइंस का प्रिंसिपल है। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंस। हमने बात की थी एब्सोल्यूट साइंस की और एब्स्ट्रैक्ट साइंस की। तो ये एब्सोल्यूट साइंस नहीं है जैसे केमिस्ट्री में होता है, मैथमेटिक्स में होता है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। तो इसका रिजल्ट चेंज हो सकता है या हमको 19-20 का फर्क मिल सकता है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। With some modifications according to the requirement, organization need to apply the principle of management। तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, थोड़े बहुत चेंजेस करके आप इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एब्सोल्यूट साइंस नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, क्योंकि ये सोशल साइंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? सोशल साइंस का। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल दी 7 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 जहां पर हमने देखा इट्स यूनिवर्सल इन नेचर। पॉइंट नंबर 2 जनरल गाइडलाइंस। पॉइंट नंबर 3 प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। पॉइंट नंबर 4 रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। पॉइंट नंबर 5 बिहेवियरल इन नेचर, हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसी भी एक्शन का कॉज क्या है उसके बारे में एम्फसिस करता है, ध्यान देता है। ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। हमको अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है तो सारे प्रिंसिपल को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, ना कि किसी को ज्यादा और किसी को कम, क्योंकि ये एक सोशल साइंस के प्रिंसिपल्स हैं। So thanks a lot for watching. Done for the day. We will meet you in the next lecture with 14 principle of मैनेजमेंट। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।